नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। संरक्षण बिन सरपंच। अब सवाल ये है कि जो सरपंच होता है वो एक पंचायत का सरपंच होता है और वहाँ के लोगों का एक प्रकार से कर्ता धर्ता होता है, मुखिया होता है। और उसी के माध्यम से जैसी सरकारी योजनाएं हैं, हम देखते हैं कि आजकल सरकार कहती है कि पहले 1 रुपये की जगह 15 पैसा पहुँचता था, अब सीधे पंचायत के अकाउंट में पैसा पहुँचता है। और सरपंच और सचिव गाँव का मिलकर जो है गाँव की जो योजनाएं होती है उनका संचालन करते हैं। गांव के लोगों को बहुत सारे प्रमाण पत्र जारी करते हैं। गांव में बहुत सारी चीज़ें सरपंच के माध्यम से होती है। यदि हम ये कहें कि सरकार का कोई चेहरा होता है गांव में, तो वो सरपंच होता है, गांव का सचिव होता है और गांव में जो मैदानी स्तर पे छोटे लोग काम करते हैं वो होते हैं। छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलियों पे शिकंजा कसा जाने का दावा किया है। आज ही हमने देखा कि गृह मंत्री ने 150 से अधिक मुठभेड़ के लिए अमित शाह जी ने बधाई दी है छत्तीसगढ़ के और उनकी तारीफ की है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में आए दिन मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके बावजूद नक्सलियों का खौफ ग्रामीण ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों में भी बना हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों के खौफ के कारण करीब 50 सरपंच चुनाव जीतने के बाद भी गाँव नहीं जा सके। इन सरपंचों ने नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के फरमान के बाद भी लड़ा और जीता, लेकिन इसकी कीमत गांव छोड़कर चुकानी पड़ी। इस समय सरपंच पुलिस की सुरक्षा में और नारायणपुर में मुख्यालय में नया ठिकाना बना लिया है। ये DPRC भवन में रह रहे हैं। सुरक्षा बलों के एक्शन और पुनर्वास कार्यक्रम के बावजूद नक्सली रक्तबीज की तरह पैदा हो रहे हैं। 15,000 से अधिक जवानों के बलिदान और इससे अधिक निर्दोष लोगों के जान जाने के बाद भी शांति बहाल नहीं हो सकी। छत्तीसगढ़ के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की हत्या के बाद भी राजनेताओं का गैर जिम्मेदाराना रवैया जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि बस्तर फिर से अशांत होने लगा है। मंत्री रामविचार नेताम ने दावा किया है कि पहले की स्थिति कुछ और तरह की थी। हमारी सरकार बनने के बाद बीहड़ क्षेत्रों में पहुंच हो गई है, फोर्स और प्रशासनिक अमला वहां पहुंच रहा है। अब ऐसी स्थिति नहीं है, जल्द ही नक्सल मुक्त हम करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि राजनेता इस सिलसिले में अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी नक्सली भागे फिर रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी फोर्सेस पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अमला पहुंच रहा है और लोगों की जो आवश्यकता है, लोगों की जरूरतें हैं, उसके अनुसार वहां सभी काम भी होना शुरू हो गया है। तो अब वो स्थिति नहीं रही कि कोई छोड़ करके भाग रहा है, कुछ ऐसा है। अब तो हमारा बहुत ही हम आगे बढ़ चुके हैं और जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी का जो कमिटमेंट है कि हम बहुत जल्द नक्सल को यहाँ से समाप्त करेंगे और छत्तीसगढ़ को एक शांत, प्रिय और विकसित प्रदेश बना के हम देंगे। हमारी सरकार में 5 साल में हमने बस्तर में शांति कायम किए थे, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बस्तर फिर पूरी तरह से अशांत हो चुका है। जनप्रतिनिधि डरे हुए हैं, जनता डरी हुई है। कभी तो गोली, कहीं पुलिस की गोली का डर, कहीं नक्सलियों गोली के डर, दोनों तरफ से बस्तर की जनता पीस रही है और सरकार बिल्कुल मुखदर्शक बनी हुई है। ये सरकार पूरी तरह से बस्तर को शांत करने में असफल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर अशांत हो चुकी है। अपराधियों का लगातार मनोबल बढ़ा हुआ है। जिस तरह से लगातार कहीं फर्जी मुठभेड़ की खबरें आ रही है, तो कहीं तो फर्जी सरेंडर की खबरें आ रही है, कहीं तो गोलीबारी की खबरें आ रही है। मतलब प्रदेश में कानून व्यवस्था का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। तो अभी हमने देखा कि संरक्षण बिन सरपंच पे जब हम बात कर रहे थे तो चाहे रामविचार नेताम हो, चाहे दीपक बैज हो, वो उनके अपने अपने तर्क थे और अपनी अपनी बातें थी। अगर हम रामविचार नेताम की बात को यदि गौर से करें तो वो छत्तीसगढ़ को जो है नक्सली मुक्त करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से कर रहे हैं और दूसरी बात कह रहे हैं कि ऐसे अब उस तरह का डर नहीं है और जो लोग हैं
नक्सली जो है भागे भागे फिर रहे हैं, ये कह रहे हैं राम विचार नेता। दूसरी तरफ दीपक बैज कह रहे हैं कि साहब हमारी सरकार थी तो नक्सली आतंक उतना नहीं था, और अभी जो है फर्जी सिलेंडर हो रहा है, फर्जी मुठभेड़ हो रही है, और जो नक्सली है उसका भय बना हुआ है और आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। पर हम बात कर रहे हैं इससे थोड़ी सी इतर, हम बात करना चाहते हैं कि जो सरपंच होता है, जिसकी मैंने प्रारंभ में भी बात किया था, सरपंच पंच ये मानते हैं कि जो जहाँ जिस पंचायत के लोग हैं वहीं रहते हैं और वहाँ से अपनी जो ग्राम पंचायत है वो उसका संचालन करते हैं। पर एक जो रिपोर्ट है हमारे पास, वो रिपोर्ट कहती है कि 50 सरपंच जो है वो वापस नहीं जा पा रहे हैं और वो अपना कामकाज जो है वो जिला मुख्यालय में रह के संपादित कर रहे हैं, और लोगों को यदि उनसे मिलने आना है तो वहाँ पर आते हैं और वहीं से वो सारे दस्तखत वस्खत करते हैं, विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए भी अनुशंसा वहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरपंचों के मन में भी ये खौफ है कि यदि वो लौट के गए तो हो सकता है कि नक्सलाइट उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना कर सकते हैं। तो अब ये बड़ा एक सवाल है कि अगर सरपंच नहीं जा पा रहा है और एक तरफ हम दावा कर रहे हैं कि हम नक्सली मुक्त करेंगे, तो ये एक विरोधाभासी बात है। हम इसी पे बात करने वाले हैं और हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हैं, उनका स्वागत है, और अमित श्रीवास्तव जी हैं, उनका भी स्वागत है। अमित भाई, सरपंच अभी भाजपा को आए 4 महीने हुई है, सरपंच तो इसके पहले से हैं, और सरपंच इसका मतलब यह है कि सरपंच जब कांग्रेस की भी सत्ता थी तब भी सरपंच जिला मुख्यालय में थे, और अब जब बीजेपी की सत्ता आ गई है, अब आप उसको क्लियर करेंगे, बीजेपी की सत्ता आ गई है और जिसमें बड़े पैमाने पे नक्सली मारे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त भी कर देंगे, और वो भागे भागे फिर रहे हैं। तो अगर वो भागे भागे फिर रहे हैं तो सरपंचों को जिला मुख्यालय में 50 सरपंचों को रहने की क्या जरूरत पड़ गई, और वहाँ से पंचायती राज व्यवस्था का संचालन करने की यदि वो जरूरत है, तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था, मेरी जानकारी है कि ये 4 महीने में नहीं हुआ है, ये पहले से वहाँ रह रहे हैं और ये कंटिन्यूएशन में है। तो हाँ ठीक है, कंटिन्यूएशन में अब भाजपा आ गई है और नक्सली डर गए हैं तो सरपंचों को अपने गांव जाना चाहिए, पर तब भी नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या माजरा है? सबसे पहले तो आपको बताऊं कि 2018 में हमने देखा कि बस्तर का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला था। निश्चित तौर पे हमने रणनीति और कार्य योजना बना के हमने देखा कि इसका कारण क्या है, और जो कारण हमारे सामने आया कि हमने पता लगाया कि किस प्रकार से वहां के जब लोगों से हमने बात करी, स्थानीय व्यक्तियों से बात करी, एक्सपर्टों से बात करी, तो एक चीज समझ में आई कि इसकी कारण क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। अब कारण में देखिए कि जिस प्रकार से ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट की स्टडी किया गया और उसमें बताया गया कि लगभग देश का 1% जो लोग हैं उनके पास देश के 73% लोगों की संपत्ति है। जिस प्रकार से कहते हैं ना, उनकी धन संपत्ति उनकी है, एक अधिकार है 1% लोगों के पास। तो यहाँ से जो अन्याय, जो कहते हैं ना कि असमानता जो झलकती है, और निश्चित तौर पे हमने एक चीज और किया कि क्या इसके रीजन हो सकते हैं, तो हमने देखा कि गरीबी, भूखमरी और जिस प्रकार से कुपोषण और भ्रष्टाचार वहां पर मुख्य कारण थे। तो हमने विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मान के हमने वहां पर काम करना स्टार्ट किया, और निश्चित तौर पे उसका हमें बहुत ही सुखद परिणाम देखने को मिला कि लोगों में विश्वास आया। और लगातार आपने जो कहा सरपंच, तो ये सरपंच, क्योंकि उन्होंने, जैसे नक्सली लोग हमेशा के इनको मना करते थे कि आप चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने अब हिम्मत दिखाई और सरकार जब इनके साथ खड़ी थी तो वो 14 जिलों से, जैसे मैंने कहा ना, विकास, विश्वास और सुरक्षा, और स्थानीय व्यक्ति को हमने वहां बस्तर विकास प्राधिकरण में बैठाया, और लोगों के बीच में जब हम लोगों की उनकी जमीन वापस कराए सुभाष जी, तो निश्चित तौर पे उनके में कॉन्फिडेंस आया कि हमारी अपनी सरकार यहाँ पर काम कर रही है। और फिर लगातार चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने काम किया, मोबाइल टावर्स वहां लगाए, रोडों का निर्माण किया, स्कूलों को रीओपन किया, उनके बच्चों को जिस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाएं कैसे प्रोवाइड हो, तो उन्हें लगा हमारी अपनी सरकार है। वो चुनाव भी लड़े, जीते भी, और लगातार इस प्रकार से थ्रेटनिंग, जिस प्रकार से हमने कहा ना कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो 2008 में जब यूपीए की सरकार थी तो ये 223 जिलों में ये समस्या पसर चुकी थी, और 2014 आते आते तक आपको मैं बताना चाहूंगा
कि 2017 में अभी अभी ये हो गया था 90 जिलों में, और अभी थोड़े दिन पहले नित्यानंद राय जी ने लोकसभा में कहा है कि इसमें 41% की कमी आई है और अब ये 46 जिलों तक ही सीमित होकर रह गया है। लेकिन मैं फिर बस्तर में मैं आना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमने कार्य योजना बना के हमने वहां पर काम किया, इन सरपंचों को भी कॉन्फिडेंस आया और 14 जिलों में जो समस्या थी, आते आते हमारे कार्यकाल में ये समस्या 1 और 2 जिलों तक ही सीमित हो गई थी। बस्तर की जनता का प्यार और आशीर्वाद पूरी तरीके से हमें मिल रहा था और फोर्स लगातार वहां पर दोनों चीजों पे हम काम कर रहे थे, क्योंकि जो जिनका भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, जिनका गणतंत्र में विश्वास नहीं है, जिनका गणतंत्र में विश्वास है, ऐसे लोगों को हमने वहां पर अंदर तक हम गए, अबुझमाड़ तक गए और पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो 22 से ज्यादा बेस कैंप भी वहां पर खोले गए। आज वहां पर अगर आप देखेंगे तो स्थितियां दूसरी होती, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 4 सालों में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि कुछ मुद्दे राजनीति से परे होना चाहिए, उनमें ये एक मुद्दा है, ये राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन जिस प्रकार के लोगों का वहां से इन 4 महीनों में लोगों की शिकायतें आ रही थी, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बस्तर के हैं और अगर उनसे जब बात होती है तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से वहां के लोगों को कंप्लेन आ रही है कि गांव के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार से वहां पर झूठी फर्जी मुठभेड़ की बात आ रही है, मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारे जवान जो वहां पर काम कर रहे हैं, हम उनको नमन करते हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं, क्योंकि लगातार वो हमारे बस्तर को शांत करने के लिए कई सालों से वहां पर काम कर रहे हैं और लगातार अगर आप देखेंगे विश्वास भी जीतने का काम वहां की फोर्सेस ने किया है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर लेटेस्ट हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो 62% की कमी आई है और लगातार, लेकिन फिर दूसरी ओर 16 पिटीशन भी हाई कोर्ट में चल रही है, 16 पिटीशन भी फर्जी मुठभेड़ के, और जस्टिस का पटनायक कमेटी हमने बनाई थी और 850 लोगों से ज्यादा निर्दोष जो लोग थे जिनको फंसा दिया गया था, हमने उनको बाहर किया, छुड़वाया। मुझे लगता है कि कोई भी अगर ऐसी घटना होती है उसकी जांच हो जानी चाहिए और अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा बिलीव है। क्योंकि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होना चाहिए, हमें ये डिबेट करना चाहिए कि कैसा हम इसका समाधान करें, कैसे ये समस्या का निराकरण करें और कैसे लगातार एक और एक्सेस हमारे को देखना पड़ेगा, ये नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। हमने उसके लिए बहुत काम किया था कि कौन इनको ट्रेनिंग देता है, कौन इनको हथियार देता है, कौन इनको पैसा देता है। जब ये नेक्सस पूरी तरीके से टूट जाएगा तो उनकी हिम्मत नहीं होगी और सरपंचों को भी विश्वास आएगा, वो अपने गांव को जो लगातार कई दिनों से वो छोड़ के रखे हैं उनमें आत्मविश्वास आएगा और वो अपने गांव में पुनः जाके अपने जीवन को जैसे वो अपने परिवार के साथ और अपने लोगों के साथ जी सकते थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में वो मंजर भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है अमित जी, आपने काफ़ी विस्तार से इस पे बात की और अच्छी बात यह है कि आपने ये भी कहा कि भाई इसको हमको राजनीतिक चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मामला थोड़ा गंभीर है। और पर सवाल ये है कि अभी 50 सरपंच जो हैं वो जिला मुख्यालय में रह रहे हैं, तो ये कैसे पहुंचेंगे। आपने ये भी एक आशाजनक बात की कि भाई नक्सलवाद सिमट रहा है, पूरे देश में सिमट रहा है, वो छत्तीसगढ़ में भी सिमटा है और मुठभेड़ अभी जो हुई है उसमें लोग मारे भी गए हैं, उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। पर ये एक अपनी जगह है कि अगर सरपंच नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। तो मैं, हमारे साथ निशिकांत पांडे जी हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपने अमित जी की बात सुनी निशिकांत जी, और अमित जी ने बहुत सारे आंकड़ों के साथ बात रखी और उन्होंने बताया कि अभी हाई कोर्ट में 15-16 पिटीशन भी लगी हुई हैं जिसमें कि जो निर्दोष लोगों को मारा गया या उसके बारे में लोगों ने पिटीशन भी लगा रखी है। इसके अलावा जो कमेटी बनाई गई थी जज की, उन्होंने भी इसमें बताया कि किस तरह से ये घटनाएं हुई हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं। और अभी जैसा कि अभी दावा किया जा रहा है और आज ही गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई दी कि आपने 150 लोगों को मारा है, तो वो अपनी जगह है बधाई, पर सरपंच अभी अपने गांव में नहीं जा पा रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। निशिकांत जी। सुभाष जी आपको नमस्कार और अमित जी को नमस्कार। देखिए, आपने अमित जी से सवाल पूछा कि ये सरपंच काफी दिनों से नहीं जा पा रहे, उसका कारण क्या है। इन्होंने तमाम आंकड़े बताए, लेकिन एक बात बोलना भूल गए कि जो भय का वातावरण आपके राज्य में बना, उसके कारण वो नहीं जा रहे थे। चुन चुन के हमारे कार्यकर्ता को या आम जनप्रतिनिधि को चुन चुन के मारा जा रहा था। उस समय कांग्रेस पार्टी कहाँ थी?
आपने ठीक कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब ये सब्जेक्ट आपके प्रदेश अध्यक्ष उठा रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि मात्र 4 महीने पहले तक आपकी सरकार थी और कितने लोगों को चुन चुन के मारा गया है वो आपके समझ भी है। विषय यह है कि भय मुक्त वातावरण बनाने में आप असमर्थ रहे, इस कारण ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनी। अब जो विकास और विश्वास की बात आप कर रहे थे कि विश्वास लाना चाहिए, विश्वास गेन करना है और विकास को पहुंचाना है वहां तक, तो विकास को जब पहुंचाना है और विश्वास को जब गेन करना है तो आपको दो रास्ते हैं, या तो उनको समझाइश दिया जाए, उनसे सरेंडर कराया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनपे उन्हीं के नजरिए से, उन्हीं के तरीके से वार किया जाए, जो लगातार 4 महीने में आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो हमारे सुरक्षा बल है वो लगातार उनको खदेड़ रहे हैं, मार रहे हैं। उसके ठीक विपरीत आप उनको शहीद भी बता रहे हैं और ये जो फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। अभी आपने बताया 15 या 16 वहां कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया है। देखिए सुभाष जी, पिटीशन दायर करना, आपको ये जानकारी तो होगा ही कि इनका अर्बन एक्सेस कितना शानदार है। रायपुर नहीं, दिल्ली तक इनके शानदार संरक्षक है, समर्थक है, सपोर्टर हैं। तो ये 15 या 16 या 20 पिटीशन दायर होने से कुछ नहीं होगा। विषय मात्र इतना है कि अगर आपने आत्म बल के साथ और भरोसा के साथ अगर अपने सुरक्षा बलों को हाथ खोला है तो उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। रही बात जो नारायणपुर के हमारे 50 सरपंच है, वास्तव में ये जो मसला है वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे व्यक्तिगत तौर पे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये मेरे लिए बड़ा दुख का विषय है कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि अपने जान के उसके कारण अपने क्षेत्र में नहीं है बल्कि जिला मुख्यालय में है। उनको अपने क्षेत्र में अपनी जनता की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन मजबूरन, क्योंकि जान का भय सभी को होता है और लगातार उनको धमकियां मिल रही थी, इसलिए प्रदेश सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही उनको नारायणपुर में बसाया, जो स्थिति बनाई। लेकिन क्या उस वक्त आपको ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि भय मुक्त वातावरण बनाया जाए वहां जिन क्षेत्र से वो आए, क्योंकि वो उनके खिलाफ वहां पे चुनाव भी लड़े और जीत के भी आए। तो ये सरासर उनके फरमान को नकारने का प्रयास जो जनप्रतिनिधि ने किया, तो उनको सुरक्षा देने का काम राज्य सरकार का था या नहीं था? क्या ऐसी स्थिति किसी विधायक और मंत्री और सांसद क्या बना सकते हैं? क्या वहां नहीं बना सकते? उनको पूरी व्यवस्था दी जाती है। तो क्या जनप्रतिनिधि जहां से सरपंच और पंच की राजनीति की शुरुआत होती है, जो गांव को समृद्ध और सशक्त बनाता है, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है कि नहीं? अभी हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेवारी है। और वास्तव में सुभाष जी, मैं आपके समक्ष ये कह रहा हूं, ये हमारा संकल्प है, सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं, आम नागरिक भी भय मुक्त वातावरण में अपना जीवन गुजारेगा और विकास के रथ पे सवार होके पूरे प्रदेश से ये जो लाल आतंक और अजगर हैं, ये मतलब लाल आतंक के रूप में जो मतलब आप बोले आदमखोर हैं, ये किसी के सगे नहीं है। कांग्रेस पार्टी गाहे बगाए उनसे समर्थन जरूर मांगती है, लेकिन आपके नेता और हमारे प्रदेश के कई सपूत इस लाल आतंक के आदमखोरों के कारण मतलब काल के गाल में समा गए। तो आप इनका संरक्षण छोड़ दीजिए और जैसा ही कोई कार्य होता है, सफलता मिलती है सेना के जवानों को, तो आप लोग फर्जी बताने का जो प्रयास करते हैं ये भी गलत है। मिल के इस लाल आतंक को सफाया करना है, उसके लिए आपका भी समर्थन चाहिए हमें, ना कि नक्सल के हित में आप खड़े हों, ये आपसे अनुरोध करता हूं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, जो गृह मंत्री जी ने शाबाशी दी, उसके पीछे का कारण ये है कि 4 महीने में जो हमारी सुरक्षा बलों ने जो सफलता प्राप्त की है, अभूतपूर्व है। न भूतो न भविष्यति ऐसा कभी नहीं हुआ था पूरे देश में कि 29 के 29 नक्सली को मार गिराया जाए। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आता हूं कि जहां भी ऐसी सफलता मिलती है वहां पे हमको सेना के मनोबल को बढ़ाना है, ना कि उस लाल आतंक के अर्बन नक्सल के एक्सेस के रूप में आपको खड़ा होना चाहिए कि जिससे उनका मनोबल भी बढ़े, उनको संरक्षण में मिले और उनके कारण जो ह्यूमन राइट के लोग हैं उनके संरक्षण में खड़े हो जाए, ना कि सेना के विरोध में। ठीक है। अमित भाई, अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने काफ़ी बातें कही, वो उनकी बातचीत में, निशिकांत जी की बातचीत में बार बार एक बात आ रही थी कि अर्बन नक्सल, जो लोग नक्सलों के या जो कहना चाहिए आदिवासियों के जो निर्दोष आदिवासी हैं या जिनको नक्सली बता के मार दिया जाता है, उनके पक्ष में कुछ लोग खड़े होते हैं और खड़े होना भी चाहिए, क्योंकि
अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को मारा जाता है तो चुपचाप अगर जो है तो इसका मतलब है कि वो कहीं नहीं है। पर जो खड़े हो रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे 15 याचिका दायर हुई तो उनके कनेक्शन है यहाँ पर, और जो अर्बन नक्सलाइट हैं वो उनके सपोर्ट में इस तरह की याचिका लगाते हैं। दूसरे जो मुठभेड़ होती है उसमें उसको फर्जी बता के सुरक्षा बलों का हौसला पस्त किया जाता है। इस कारण से जो है वो उनके हौसले बुलंद होते हैं। इस तरह की बात अभी निशिकांत जी कह रहे थे। मैं चाहूँगा कि संक्षेप में आप इस पर अपनी बात रखें। कि मैंने पहले ही कहा था कि कुछ सब्जेक्ट राजनीति से परे होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, मैंने तो हमेशा कहा है कि माई फाइट इज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ हेट। और हम संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं सुभाष जी, लेकिन जिस प्रकार से कुछ प्रश्न राजनीतिक किए गए, मैं उसका जवाब देता हूं। आपने कहा कि 5 साल आपने क्या किया। मैं आपको बताता हूं कि 5 सालों में जो हमने विश्वास अर्जित किया था उसका प्रतिफल था, निशिकांत जी आप विद्वान प्रवक्ता हैं, समझिए बात को, कि उसका प्रतिसाद था कि 14 जिलों से ये समस्या 2 जिलों में आ गई। हमने ठोस नीति बनाई, ठोस रणनीति बना के हमने काम करना स्टार्ट किया, और जनता में विश्वास हुआ कि अगर मैंने जैसा कहा ना कि उनके बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा मिले, अगर उनके बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा कोई करे, स्वास्थ्य की सुरक्षा करे, और उन्हें निश्चित तौर पे एक मुख्य धारा में जोड़ने का अगर काम आपने किया, तो निश्चित तौर पे वहां से वो समस्या, कुछ सब्जेक्ट राजनीति से परे होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, मैंने तो हमेशा कहा है कि माई फाइट इज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ हेट। और हम संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं सुभाष जी, लेकिन जिस प्रकार से कुछ प्रश्न राजनीतिक किए गए, मैं उसका जवाब देता हूं। आपने कहा कि 5 साल आपने क्या किया। मैं आपको बताता हूं कि 5 सालों में जो हमने विश्वास अर्जित किया था उसका प्रतिफल था, निशिकांत जी आप विद्वान प्रवक्ता हैं, समझिए बात को, कि उसका प्रतिसाद था कि 14 जिलों से ये समस्या 2 जिलों में आ गई। हमने ठोस नीति बनाई, ठोस रणनीति बना के हमने काम करना स्टार्ट किया, और जनता में विश्वास हुआ कि अगर मैंने जैसा कहा ना कि उनके बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा मिले, अगर उनके बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा कोई करे, स्वास्थ्य की सुरक्षा करे, और उन्हें निश्चित तौर पे एक मुख्य धारा में जोड़ने का अगर काम आपने किया, तो निश्चित तौर पे वहां से वो समस्या को जाना ही पड़ेगा, कोई उसे वो नहीं कर सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमने एक जब ये चेक किया कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें मैंने 3 शब्द यूज किए थे सुभाष जी, आपको याद होगा, ट्रेनिंग, हथियार और पैसा। इन्हें ट्रेनिंग कौन देता है, इन्हें हथियार कौन प्रोवाइड कराता है, और इनको पैसा कहां से मिलता है, उसको रुकना पड़ेगा, सबसे अहम बात। दूसरा चीज मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम निशिकांत जी ने कहा, तो मुझे लगता है इन 5 महीनों में 60 से ज्यादा नक्सली घटना सामने आ चुकी हैं। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है कि आपने प्रश्न उठाया है निशिकांत जी, तो आपको जवाब मुझे देना पड़ेगा। आपके 15 साल के कार्यकाल में 1500 से ज्यादा निर्दोष आदिवासियों की जान गई, 1000 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए, और लगातार आपकी क्या ढूलमूल रवैया आप अपनाते थे, क्या नीति अपनाते थे। मुझे लगता है इस मैटर को लेके आप कभी सीरियस हुए नहीं, और आपकी जो नीति जो थी वो निश्चित तौर पे तय नहीं थी कि आपको करना क्या है, और उसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ा साहब। और वहां की जनता, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उनमें विश्वास आया कि हमारी अपनी सरकार अब आ गई है। और आपने ठीक कहा कि अगर किसी के साथ गलत होता है सुभाष जी, तो हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को उनके साथ खड़े होना चाहिए, और निश्चित तौर पे हम खड़े होंगे। और निशिकांत जी, मैंने पहले ही कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं ना कि 2 कामों में बड़े माहिर होते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बोलता हूं कि एक सच को छुपाना और दूसरा झूठ को फैलाना। और लगातार मैं आपको बता दूं, अगर बस्तर शांत होगा और जब बस्तर के लोग खुशहाल होंगे, विश्व के पर्यटन मानचित्र में जब बस्तर का नाम आएगा, इतना खूबसूरत है हमारा बस्तर, लेकिन जब आप लोग कहते हैं ना इसमें कि कांग्रेसी इसमें हमारा साथ नहीं देंगे, मैं आपको बड़े दिल के साथ, हम लोग बड़े दिल के साथ राजनीति करते हैं। जिस दिन बस्तर आप शांत कर लेंगे, मैं आपको सैल्यूट करूंगा खड़े होके लोकप्रिय चैनल पे, सुभाष जी के चैनल पे मैं आपको नमन करूंगा और आपको सैल्यूट करूंगा, आपकी पार्टी को नमन करूंगा कि आपने उस समस्या का समाधान कर दिया। लेकिन सिर्फ झूठे लफासी मत करिए, जुमलेबाजी मत करिए, और एक टारगेट अगर आपने दिया है तो उस पर एक्टिव रह के काम करिए। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या होना चाहिए अगर सुभाष जी की परमिशन हो तो। जी सुभाष जी, मैं कंटिन्यू करूं? जी बोलिए। जी देखिए, ठोस नीति और रणनीति बना के काम करने की आवश्यकता है। आदिवासियों को और अधिकार देने की मैं वकालत करता हूं। और निश्चित तौर पे आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे समय में हमने 30 से अधिक नवोदय विद्यालय पूरे देश में खोले थे, वहां पर बच्चों को अच्छी शिक्षा
आदिवासी भाई जो जल जंगल जमीन के असली हकदार, असली रखवाले हैं। और उसी प्रकार से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो समाधान 8 स्कीम जो इनके समय में आई थी, मुझे कहते हुए कुछ वो नहीं होता, इनके समय में ये स्कीम आई थी। और लगातार जिस प्रकार से 1996 का जो पेशा अधिनियम है उसको लागू जिस प्रकार से हमने करने का प्रयास किया, उसी प्रकार BRGF जो कहते हैं ना, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, उसको और देने की जरूरत है। और एक लगातार रणनीति बना के इस समस्या से हम लड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो नेक्सस को तोड़ना अति आवश्यक है। ठीक है, मैं अमित भाई जरा हमारे सहयोगी हैं शशिकांत साहू जी, मैं उनके पास चलता हूं। शशि, ये जो 50 सरपंचों की रिपोर्ट आई और वो अभी भी जिला मुख्यालय में रह रहे हैं, तो ये कब से रह रहे हैं, किस तरह कामकाज, पंचायती क्या क्या दफ्तर वहाँ जिला मुख्यालय में खुल गया है, क्या स्थिति है? बिल्कुल सर, देखिए हालांकि बीजेपी सरकार आने के बाद जिस तरह से नक्सलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और जो मुठभेड़ हो रहा है उसमें नक्सली मारे भी जा रहे हैं, लेकिन कई नक्सली जो है सरेंडर भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो जनप्रतिनिधि है और जो ग्रामीण है उन पर जो है नक्सलियों का खौफ बना हुआ है। यह खौफ इसलिए भी बना हुआ है चूंकि हम जो बता रहे हैं कि जो 50 सरपंच है, अबूझमाड़ जो क्षेत्र है वहाँ के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ से करीब 50 जो सरपंच है वो अभी तक चुनाव जीतने के बाद जो है वहाँ जो गांव है वहाँ नहीं पहुंचे हैं। चूंकि कई बार जो नक्सली है वो उन्होंने फरमान जारी किया है और फरमान जारी कर वहाँ के जो सरपंच है उन्हें धमकी भी दी है। तो ऐसे में चुनाव जीतने के बाद जो है जो सरपंच है वो गाँव में नहीं गए हैं। हालांकि जो है कहीं मेला का कार्यक्रम होता है या किसी प्रकार के अलग कार्यक्रम होते हैं तब भले जो सरपंच है वो गांव जाते हैं एक दिन के लिए, लेकिन बाकी जो काम काज है वो नारायणपुर जो जिला मुख्यालय है वहां रहकर काम करते हैं। वहां से जो भी गांव के जो विकास के काम होते हैं, जो राशन पहुंचाना या अन्य जो काम, तमाम जो गतिविधि होती है, काम होते हैं, वो तमाम काम जो है जिला मुख्यालय में रहकर करते हैं। निश्चित तौर से जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों तो वहां नक्सल मुक्त की बात जरूर करते हैं, लेकिन अभी भी जो जनप्रतिनिधि है उन पर भय अभी भी बना हुआ है। हमने देखा है कि कई बार जो है जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन पर नक्सलियों ने हमला कर देते हैं या तो जन अदालत लगाते हैं। ठीक है शशिकांत, हम थोड़ा रुकते हैं। निशिकांत जी, मैं आपके पास इससे बहुत संक्षेप में चल रहा हूँ। जैसे शशि बता रहे हैं कि लोगों को भय है इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, और ये बात तय है कि बहुत सारा वहाँ पे कैंप बने हैं, बहुत सारी सड़कें बनी हैं, एक्सेस भी हुआ है, लोग आगे भी बढ़े हैं। बावजूद इसके ज़मीनी स्तर पर अभी ये हकीकत है कि 50 सरपंच जो हैं वो अभी भी नारायणपुर मुख्यालय में रह के अपना काम कर रहे हैं। तो अगर आपको इस बारे में कुछ कहना हो तो बहुत संक्षेप में मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात कहें। आवाज आ रही मेरी? जी देखिए, जो आप बात कह रहे हैं और जो अमित जी ने कहा कि हमने विश्वास अर्जित कर लिया था। तो जब विश्वास अर्जित कर लिया था तो ये लोग यहाँ क्यों कैंप करके बैठे हैं जिला मुख्यालय में? ये खुद इनको आईना दिखाता है। झूठ और सच की बात नहीं है। सत्य ये है कि 50 सरपंच नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हैं। किसके कालखंड पे बैठे हैं? और आज 4 महीने की सरकार हमारी होगी। विषय मात्र इतना है सुभाष जी कि भय मुक्त वातावरण हमको सृजित करना है, और उस सृजन करने का काम सुरक्षा बल का है। एक दूसरा, पॉलिटिकली तौर पे हमको वहां विश्वास को अर्जित करना है। तीसरा, उस विश्वास को अर्जित करके ग्राम के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए कार्य करना है, जिसमें शुद्ध पेयजल महत्वपूर्ण है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। ये सारे आयाम को जो बचे ठीक हुए है निशिकांत गांव हैं उनमें जी, ये विषय पे हम एक आध बार और लंबी बातचीत करेंगे, और मुझे लगता है कि अच्छी खासी बातचीत होगी, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। चूंकि आज की अपनी समय सीमा है, तो मैं आपसे क्षमा चाहते हुए नमस्कार करना चाहता हूँ। नमस्कार।